अगर आप जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो आपको अपने मस्तिष्क का प्रयोग अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने पक्ष में करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इस पुस्तक के अगले 2 खंडों पर अमल करना आपके लिए संभव नहीं होगा। हालांकि उन पर अमल करना आसान है। लिवरेज के अपने सबसे सशक्त रूप पर नियंत्रण हासिल करने के बाद आपको अगले दोनों खंड आसान लगेंगे क्योंकि वे वास्तव में आसान है। खंड 2, आपकी योजना का लिवरेज। रिच डैड सीरीज की तीसरी पुस्तक रिच डैड्स गाइड्स टू इन्वेस्टिंग में मैंने लिखा था, निवेश एक योजना है। जवानी में रिटायर होने के लिए किम और मेरे पास एक योजना थी, एक ऐसी योजना जो शून्य से शुरू हुई थी क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था। इस योजना का एक लक्ष्य था, बाहर निकलने का दरवाज़ा था और उसकी समय सीमा भी थी। हमारी समय सीमा अधिकतम 10 साल थी। इसमें हमने 9 साल का समय लगा और हम 1994 में रिटायर हो गए। उस वक्त मेरी उम्र 47 साल थी और किम की 37 साल। हालांकि हमने शून्य से शुरुआत की थी, लेकिन योजना की समाप्ति तक हमारे पास $85,000 से $1,20,000 की सालाना आमदनी हो चुकी थी, जो बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती थी। इस आमदनी के लिए हमें काम करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यह तो सिर्फ हमारे निवेशों से हो रही थी। हालांकि शायद आपको यह बहुत ज़्यादा पैसा ना लगे, लेकिन हम वित्तीय रूप से स्वतंत्र थे क्योंकि हमारा सालाना खर्च $50,000 से भी कम था। हम अमीर बनने के लिए जवानी में रिटायर हुए। जवानी में रिटायर होने का यह लाभ हुआ कि अब अमीर बनने के लिए हमारे पास खाली समय था। वैसे फोर्ब्स पत्रिका के दृष्टिकोण से अमीर वह होता है जिसकी सालाना आमदनी $10 लाख हो। इसका मतलब यह है कि फोर्ब्स के अनुसार रिटायरमेंट के वक्त हम अमीर नहीं थे। बहरहाल जवानी में रिटायर होने का एक कारण यह भी था कि हमारे पास अमीर बनने के लिए समय रहे। हमारी योजना यह थी कि रिटायर होने के बाद हम अपना समय निवेश करने और बिजनेस बनाने में लगाएंगे। आज हमारे पास बहुत सी रियल एस्टेट हैं। इसके साथ ही एक पब्लिशिंग कंपनी, एक माइनिंग कंपनी, एक टेक्नोलॉजी कंपनी और एक ऑयल कंपनी भी है। इसके अलावा शेयर बाजार में निवेश भी है। जैसा अमीर डैडी अक्सर कहते थे, नौकरी के साथ समस्या यह है कि यह अमीर बनने की राह में बाधा बन जाती है। दूसरे शब्दों में हम जवानी में रिटायर इसलिए हुए ताकि हमारे पास अमीर बनने का समय रहे। आज अपने निवेशों और व्यवसायों से हमें हर साल लाखों डॉलर की आमदनी होती है और यह लगातार बढ़ती जा रही है। शेयर बाजार के क्रैश होने के बावजूद हर चीज़ योजना के अनुसार ही हो रही है। रिच डैड सीरीज की तीसरी पुस्तक रिच डैड्स गाइड्स टू इन्वेस्टिंग में मैंने लिखा था कि ज़्यादातर लोगों के पास दरअसल गरीब बनने की योजना होती है। इसलिए तो इतने सारे लोग कहते हैं कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो मेरी आमदनी कम हो जाएगी। दूसरे शब्दों में भी ये कह रहे हैं मेरी योजना यह है कि मैं ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करूंगा और फिर रिटायरमेंट के बाद पहले से ज़्यादा गरीब हो जाऊंगा। यह औद्योगिक युग में तो ठीक ठाक योजना हो सकती थी, लेकिन सूचना युग में यह बड़ी ख़राब ही योजना है। लाखों लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी आजीविका के लिए अपनी रिटायरमेंट योजना पर आस लगाए बैठे, जैसे 401 के IRA, ऑस्ट्रेलिया के सुपर एनुअल प्लान्स RSP प्लान्स, कनाडा के RRSP प्लान्स आदि। उनकी योजनाओं को मैं सूचना युग की रिटायरमेंट योजनाएं कहता हूं, क्योंकि सूचना युग में कर्मचारी ही अब अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि औद्योगिक युग में जब आपके काम के दिन पूरे हो जाते थे तो कंपनी या सरकार आपकी वित्तीय ज़रूरतों को ध्यान रखती थी। औद्योगिक युग की इन रिटायरमेंट योजनाओं में एक दुखद दोष है। वह दोष यह है कि इनमें से ज़्यादातर योजनाएं शेयर बाजार से जुड़ी हैं और जैसा आपने ध्यान दिया होगा, शेयर बाजार कभी ऊपर चढ़ जाता है तो कभी नीचे गिर जाता है। मुझे यह देखकर सदमा लगता है कि कड़ी मेहनत करने वाले लाखों करोड़ों लोग शेयर बाजार में अपने वित्तीय भविष्य और वित्तीय सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं। इन कर्मचारियों का क्या होगा अगर 85 साल की उम्र में पहुंचने के बाद उनकी रिटायरमेंट योजना का खजाना खाली हो जाए? यह किसी भी तरह हो सकता है, या तो उस योजना में पैसा खत्म हो जाए, या फिर चोरी हो जाए, या फिर शेयर बाजार क्रैश हो जाए। क्या उस समय आप इन 85 साल के लोगों से यह कहेंगे कि नौकरी की तलाश करो और रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करो? इसलिए मैं चिंतित हूँ, इसलिए मैं लिखता हूँ और सिखाता हूँ। मुझे यकीन है कि हमें लोगों को बेहतर शिक्षा देने की ज़रूरत है। हमें सूचना युग के लिए लोगों को बेहतर तरीके से तैयार करने की ज़रूरत है। इस युग में हम सभी को पैसे के बारे में बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। इस युग में हम सभी को वित्तीय रूप से ज़्यादा जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है। यह एक ऐसा युग है जिसमें रिटायरमेंट के बाद अपनी देखभाल के लिए हमें कंपनी या सरकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है।
बस आंकड़ों पर एक नज़र डाल लें, 2010 तक 7.5 करोड़ बेबी बूमर्स रिटायर होने लगेंगे। हम यह मान लेते हैं कि सरकारी रिटायरमेंट योजना के वादे के अनुसार वे आने वाले सालों में हर महीने सिर्फ $1000 लेने लगेंगे। इस पर उनका पूरा हक है क्योंकि इसमें उन्होंने अपना योगदान दिया है। इसके अलावा हम यह भी मान लेते हैं कि शेयर बाजार से हर महीने $1000 प्रति माह निकालने लगेंगे। अगर मेरा गणित सही है तो 7.5 करोड़ गुणा 1000 का मतलब होता है $75 बिलियन प्रति माह सरकारी रिटायरमेंट योजना से और $75 बिलियन शेयर बाजार से। सरकार और शेयर बाजार से हर महीने 75 बिलियन डॉलर बाहर निकलने का इन दोनों संस्थाओं पर बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा। तब सरकार क्या करेगी? टैक्स बढ़ाएगी। शेयर बाजार क्या करेगा? जब $75 बिलियन इसमें अंदर जाने के बजाय बाहर निकलेंगे, आपको यह सलाह देगा, खरीद कर रोके रहो, लंबी अवधि के लिए निवेश करो और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लो। क्या वित्तीय सलाहकार यही कहते रहेंगे शेयर बाजार औसत के हिसाब से हमेशा ऊपर जाता है? मेरे पास भविष्य देखने का दर्पण नहीं है और मैं भविष्यवक्ता होने का दावा भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इन दो बड़ी संस्थाओं में $150 बिलियन अंदर जाने के बजाय बाहर निकलने से अर्थव्यवस्था में तूफान आना तय है। पुरानी अर्थव्यवस्था की पुरानी योजनाएं लाखों लोगों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक मुश्किल में डाल देगी। अमेरिका में लाखों लोगों के पास अपनी कंपनी रिटायरमेंट योजना या व्यक्तिगत रिटायरमेंट योजना नहीं है। अमेरिका में लाखों लोगों के पास कंपनी रिटायरमेंट योजना या व्यक्तिगत रिटायरमेंट योजना नहीं है। वे क्या करेंगे? नौकरी की तलाश करेंगे, ज़िंदगी भर नौकरी करते रहेंगे, अपने बच्चे या नाती पोतों के घर जाकर रहेंगे। ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करने की योजना बड़ी ही ख़राब योजना है। बहरहाल इसके बावजूद लाखों लोग इसी योजना पर चल रहे हैं। हालांकि उनमें से कुछ लोग आज बहुत पैसा बना रहे हैं, वे आज कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आने वाले कल के लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखा है। बहुत से बेबी बूमर्स के लिए समय ख़त्म होता जा रहा है, जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। मैं लोगों को कहते सुनता हूँ, रिटायर होने के बाद मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे मकान का कर्ज पट जाएगा और मेरे खर्च कम हो जाएंगे। हालांकि यह सच है कि आपके जीवन यापन के खर्च कम हो जाएंगे, लेकिन आपके इलाज का खर्च बढ़ जाएगा। चिकित्सा, स्वास्थ्य और दंत चिकित्सा सुविधाएं कई कर्मचारियों को इस समय ही बहुत महंगी लग रही हैं, और तब क्या होगा जब चिकित्सा उद्योग के सामने लाखों रिटायर लोग आ जाएंगे, जिन्हें जिंदा रहने के लिए इलाज की ज़रूरत तो होगी, लेकिन उनके पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं होंगे। और अगर आप इस बात पर यकीन करते हैं कि मेडिकेयर योजना आपको बचा लेगी, तो शायद आप ईस्टर बनी में भी यकीन करते होंगे। शायद इसलिए फेडरल रिजर्व बोर्ड के चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन ने हाल ही में टेलीविज़न पर कहा था, हमें अपने स्कूल में वित्तीय साक्षरता सिखाना चाहिए। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वे आर्थिक दृष्टि से अपनी देखभाल खुद कैसे करें। हमें उन्हें यह नहीं सिखाना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद वे सरकार या कंपनी से अपनी देखभाल की उम्मीद करें। अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं, तो आपके पास अधिकांश लोगों से बेहतर योजना होनी चाहिए। खंड 2 उस योजना का बहुत महत्वपूर्ण लिवरेज है, जो बताती है कि आप जवानी में ही अमीर बनकर कैसे रिटायर हो सकते हैं। खंड 3 आपके कार्यों का लिवरेज। फेंस पर बैठे 3 पक्षियों की कहानी हम सबने कई बार सुनी होगी। सवाल है, अगर उनमें से 2 पक्षी उड़कर दूर जाने का फैसला कर लें तो कितने पक्षी बचेंगे? जवाब है 3 पक्षी फिर भी बचेंगे। सबक यह है, आप कोई काम करने का फैसला कर लेते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप उस काम को सचमुच कर लेंगे। अमेरिका में 5% से भी कम लोग अमीर हैं। हो सकता है कि बाकी के 95% लोग भी अमीर बनना चाहते हों, लेकिन सिर्फ 5% लोग ही इस दिशा में कोई कदम उठाते हैं। रिच डैड सीरीज की चौथी पुस्तक रिच किड स्मार्ट किड में मैंने इस बारे में लिखा है कि हमारी शिक्षा पद्धति किस तरह गलतियां करने के लिए बच्चों को सजा देती है। बहरहाल, अगर हम सीखने की प्रक्रिया पर गौर करें तो हमें यह पता चलेगा कि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग कई बार गिरने के बाद ही साइकिल चलाना सीख पाते हैं। हम गिर कर ही चलना सीखते हैं। फिर हम स्कूल जाते हैं और वहाँ हमें सिखाया जाता है कि हम ना गिरें। हमें सिखाया जाता है कि गिरने वाले लोग मूर्ख होते हैं। हमें सिखाया जाता है कि स्मार्ट लोग वे होते हैं जो 3 पक्षियों की तरह फेंस पर बैठकर सही जवाब रटते हैं। कोई हैरानी नहीं होगी, अमेरिका के सिर्फ 5% लोग ही अमीर बन पाते हैं। आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों को देखें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, डेल कंप्यूटर कॉरपोरेशन के संस्थापक माइकल डेल, CNN के संस्थापक टेड टर्नर,
फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड और जनरल इलेक्ट्रिक के संस्थापक थॉमस एडिसन। उन्होंने तो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल बुरा होता है। सूचना युग में स्कूल और शिक्षा पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि सफल बनने के लिए हमें कई बार स्कूली बातों को भूलने की ज़रूरत होती है। अगर आप ज़्यादा सफल बनना चाहते हैं तो बस देखें कि बच्चे कैसे सीखते हैं और उसकी नकल करें। मैंने एक चीज़ यह सीखी कि गलतियां करने, असफल होने और शर्मिंदा होने के डर से कैसे उबरा जाए। अधिकांश बच्चे स्वाभाविक रूप से ऐसा करने का तरीका जानते हैं, लेकिन फिर हमें स्कूल में यह सिखाते हैं कि वे ऐसा ना करें। अगर मैं यह नहीं सीख पाता कि गलतियां कैसे करना है, असफल कैसे होना है, अपनी शर्मिंदगी से कैसे उबरना है, तो मैं जवानी में अमीर बनकर रिटायर नहीं हो पाता। अमीर बनने के लिए 3 आसान काम जिन्हें कोई भी कर सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि अमीर बनने के लिए आपको जो काम करने हैं वे सामान्य और सरल हैं। लगभग हर कोई उन्हें कर सकता है। मुझे यह पुस्तक लिखकर खुशी हो रही है, क्योंकि खंड 1 और खंड 2 आपको उन आसान कामों के लिए तैयार करते हैं जो आपको जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर होने के लिए करने चाहिए। खंड 3 में वे सामान्य और सरल काम बताऊंगा जिन्हें करके हम में से ज़्यादातर लोग अमीर बन सकते हैं। मैं उन 3 प्रमुख संपत्तियों के बारे में बताऊंगा जो लोगों को अमीर बनाती हैं और जवानी में रिटायर होने का मौका देती हैं। ये 3 संपत्तियां हैं। नंबर 1 रियल एस्टेट, नंबर 2 पेपर एसेट्स, नंबर 3 व्यवसाय। खंड 3 में आप जानेंगे कि इन 3 अत्यंत महत्वपूर्ण संपत्तियों को हासिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। किम और मैं जवानी में इसलिए रिटायर हो पाए क्योंकि हमने पैसे के लिए काम करने के बजाय संपत्तियां हासिल करने में अपना समय लगाया। अगर आप यह पुस्तक पढ़ सकते हैं तो फिर इन 3 महत्वपूर्ण संपत्तियों को हासिल करने के लिए सरल कर्म प्रधान कदम भी उठा सकते हैं। याद रहे, ये ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें सिर्फ 5% लोग ही हासिल कर पाते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि आप ये कर्म प्रधान कदम उठा सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इस पुस्तक के 2 खंड पढ़ने होंगे। अगर आप शुरुआती 2 खंड नहीं पढ़ते तो आप इन कर्म प्रधान कदमों को नहीं उठा पाएंगे। हालांकि उन्हें उठाना आसान है, जैसा अमीर डैडी ने मुझे बरसों पहले कहा था। अमीर बनने की शुरुआत सही मानसिकता, सही शब्दों और सही योजना से होती है। इनके होने पर कर्म प्रधान कदम उठाना आसान होता है। तो डेविड गोलियात से क्यों टकराया था, इस बारे में अमीर डैडी का जवाब था, डेविड गोलियात से इसलिए टकराया ताकि वह अपने भीतर के दिग्गज को बाहर निकाल सके। उन्होंने यह भी कहा था कि हम में से हर एक के भीतर एक डेविड और एक गोलियात होता है। कई लोग जीवन में असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि गोलियात के सामने आते ही वे दूर भाग जाते हैं। गोलियात से टकराए बिना डेविड कभी दिग्गज इंसान नहीं बन पाता। अमीर डैडी ने इस कहानी के जरिए अपने बेटे और मुझे वित्तीय दिग्गज बनने के लिए प्रेरित किया। दूसरे शब्दों में, दैत्य को मारने के बजाय अमीर डैडी ने हमें दैत्य जितना विशाल बनने के लिए प्रेरित किया। यह पुस्तक वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र बनने के बारे में है। किम और मैं संपत्तियां हासिल करके या बनाकर वह स्वतंत्रता हासिल कर चुके हैं। ऐसी संपत्तियां जो कड़ी मेहनत करती हैं ताकि हमें मेहनत ना करनी पड़े। वित्तीय स्वतंत्रता पाने के बाद हम बिजनेस, पेपर एसेट्स और रियल एस्टेट की इन 3 संपत्तियों के पोर्टफोलियो को भीमकाय पोर्टफोलियो में बदलने लगे। इन संपत्तियों को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिवरेज का प्रयोग करके हम जवानी में रिटायर हो गए और आज भी ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं। आज ये संपत्तियां लगातार ज़्यादा आमदनी देती हैं, जबकि हमें कम से कम काम करना पड़ता है। अगर आप भी अपने लिए ऐसा ही चाहते हैं तो यह पुस्तक आपके लिए है। यह पुस्तक वित्तीय स्वतंत्रता की खोज में आपकी मदद करने के लिए लिखी गई है। आजीविका चलाने की नीरस मेहनत से स्वतंत्रता। अंत में डेविड लिवरेज का प्रयोग करके दैत्य जितना शक्तिशाली बना। आप भी ऐसा कर सकते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य आपके भीतर के आपके दिग्गज स्वरूप को सामने लाना है।